हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। आज इसका हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम 5 जगत लास्ट वीडियो क्लास में हम 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसको किसने दिया था? हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। इसे किसने दिया था? इसे R.H. विटेकर ने दिया था। विटेकर ने 1969 को 969 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन्होंने R.H. विटेकर ने पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त जीव को 5 जगतों में बांट दिया था। ठीक है, और ये 5 जगत कौन कौन से हैं हमारा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, इन 5 वर्गों में पृथ्वी के समस्त जीवों को बांट दिया था। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण का, ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण के जो मुख्य लक्षण हैं, ठीक है, मतलब R.H. विटेकर ने जिन लक्षणों को आधार बनाकर सभी जीवों को अलग अलग जगतों में रखा, वे लक्षण क्या हैं? निम्न हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में हम उन्हीं लक्षणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आपको वो लक्षण बता दिए थे, पर इन शॉर्ट बताया था। ठीक है, लेकिन आज उन्हीं लक्षणों को R.H. विटेकर ने कौन कौन से लक्षणों को लेकर पृथ्वी के समस्त जीवों को अलग अलग इन 5 जगतों में बांटा, उन लक्षणों के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है, के जो पहला लक्षण है जिसको आधार बनाकर R.H. विटेकर ने सभी जीवों को 5 जगतों में बांट दिया, तो पहला लक्षण है कोशिका संरचना। तो हम पहले हेडिंग डाल लें। हम क्या आज पढ़ेंगे? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे 5 जगत वर्गीकरण के मुख्य लक्षण। ठीक है, जिन्हें आधार बनाकर R.H. विटेकर ने समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त जीवों को इन 5 जगतों में बांट दिया। ठीक है, या वर्गीकृत कर दिया। तो जो सबसे पहला जो हमारा लक्षण है वो है कोशिका संरचना। कोशिका संरचना। ठीक है, कोशिका, पहले हम कोशिका के बारे में, कोशिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला जो हमारी हेडिंग वो सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल, आप सेल के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनका जो शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक इकाई है और कोशिका ही जीवों की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यानी जितने भी हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा संपन्न होती हैं? कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। तो R.H. विटेकर ने जो सबसे पहला लक्षण लिया वो लिया कोशिका संरचना। ठीक है, कि जीवों के जो शरीर में जो कोशिका की संरचना है वो किस प्रकार की है। ठीक, तो पहले हम जीव कोशिका के बारे में थोड़ा सा लिख दें कि कोशिका, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें तो कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है।
क्यों कोशिका को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं? क्योंकि जो जीवों का शरीर है वो कोशिका से ही बना हुआ है, इसलिए इसे संरचनात्मक कहते हैं। और जीवों के शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं वो कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती हैं, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। ठीक है, जो कोशिका है वो हमारी दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। ठीक, पहले जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक। दूसरी जो हमारी कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। ठीक है, कोशिका हमारी कौन कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, दूसरा यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूँ, जैसे हमारा पुराना मोबाइल, उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता था, एकदम सिंपल होता था। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टच स्क्रीन मोबाइल है जो हम सब ने ले रखा है, उसमें बहुत सारे फंक्शन है। एक तरह से छोटा सा लैपटॉप अगर हम कह लें तो छोटा सा लैपटॉप हमारे हाथ में है। ठीक है, लेकिन जो हमारा पुराना मोबाइल था उसमें हम कॉलिंग करते थे और मान लो एक दो चीज़ और होती, मतलब उसमें कुछ भी नहीं हुआ करता था, एकदम सिंपल। तो उसी प्रकार से हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो होती है। प्रो मतलब होता है पुराना, कैरियोट मतलब होता है कैरी ऑन। ठीक है, जिसका इंग्लिश में हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक है, यानी ऐसा केंद्रक जो पुराने प्रकार का हो। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिनका केंद्रक पुराने प्रकार का होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता था, एकदम सिंपल। ठीक है, इनका जो डीएनए है वो ऐसे ही कहीं जीव द्रव में पड़ा रहता था, मतलब किसी झिल्ली के अंदर बंद नहीं होता था, ऐसे ही खुला होता है। ठीक है, इनमें गोल सेलुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। राइबोसोम्स, इसमें कुछ जीवों में ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मीसोसोम। ये श्वसन का कार्य करता है। ये कोशिका में श्वसन का कार्य करता है। ठीक है, ये इसकी कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति, और ये इस पूरे में जीव द्रव्य फैला हुआ है। कुछ जीवों की कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में फ्लैजिला भी पाया जाता है। तो देखा आपने, एकदम सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं। ठीक, इसमें डीएनए पाया जाता है जो ऐसे ही जीव द्रव में बिखरा हुआ होता है। श्वसन के लिए इसे मीसोसोम पाया जाता है। एक गोल आकार का भी डीएनए पाया जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। जो सेलुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन से जीवों में होती है? तो ये जीवाणुओं में, पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने भी जीवाणु हैं, ठीक है, उनमें पाई जाती है। नीले हरे शैवाल, ठीक है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, उनमें पाई जाती है। मतलब पृथ्वी पे जितने भी जीवाणु हैं, मतलब समस्त जीवाणुओं में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और जितने भी नीले हरे शैवाल हैं उन सब में क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन सबको हम किस जगत में रखते हैं? मोनेरा जगत में। ठीक है, सबसे हम पहले जगत मोनेरा जगत में रखते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। एक अलग से हम लोग कहते हैं टेबल बनाएंगे, उसमें हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं उनको किस जगत में रखा गया? मोनेरा जगत में रखा गया। ठीक है,
जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है, मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी आज का फ़ोन हो गया, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी यूकैरियोटिक कोशिका भी है। इसमें आपको बहुत सारी जगह कम पड़ जाएगी क्या, लेकिन आपको मैं अभी बता देती हूँ। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए बीच में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए मध्य में होता है। ये एक आवरण से ढका होता है, ठीक है जी। जिस आवरण से ढका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक कला। केंद्रक कला, ठीक है। इसका डीएनए किसी आवरण से नहीं ढका होता, यानी इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती। पर जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका केंद्रक एक आवरण से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक कला बोलते हैं, ठीक है। केंद्रक से ही सटा हुआ एक और हमारा कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसमें SCS प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में SCS प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ हमारी एक और संरचना होती है जिसे हम गाल्जी बॉडी बोलते हैं। गाल्जी बॉडी, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी संरचना और होती है जिसे हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम, ठीक। तो देखा आपने कि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें कितने झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, पर हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। एकदम सिंपल सी कोशिका होती है, लेकिन इसमें जो हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें हमारे कई झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें केंद्रक कला, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती और इसमें केंद्रक कला पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला पाई जाती है, ठीक। दूसरा अंतर हम देखें तो इसमें कोई सत्य केंद्रक नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई केंद्रक नहीं है, पर इसमें सत्य केंद्रक होता है, ठीक है, ठीक। तीसरी अगर हम अंतर देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, यानी इसमें कोशिकांगों का अभाव होता है। पर हमारी वहीं पे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसमें बहुत सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें चौथा अगर अंतर देखें तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और इसमें SCS प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इन सब के बारे में हम अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, आपका एक अलग से पूरा चैप्टर है इसका, तो उस चैप्टर में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पर आज के लिए, आज इस चैप्टर के लिए बस इतना ही कि आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि जो हमारी कोशिकीय संरचना है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की किस प्रकार है, ठीक है। ये हमारी जंतु कोशिका है। अगर ये पादप कोशिका होती, ठीक है, तो ये हमारी जो हमने संरचना देखी जंतु कोशिका की देखी, अगर ये पादप कोशिका होती तो इसमें एक और परत पाई जाती है, ठीक है, इसमें एक और परत पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, और एक दूसरी संरचना और पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोफिल, ठीक है। इसी के द्वारा जितने भी पादप हैं, ठीक है, जितने भी पादप हैं इसी हरित लवक के द्वारा ही अपना भोजन, ठीक है, स्वयं बनाते हैं, प्रकाश से संश्लेषण स्वयं करते हैं, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में और
ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा? हरित लवक के द्वारा। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर ये हरित लवक हमारे शरीर में भी पाया जाता तो हम लोग भी अगर धूप में खड़े हो जाते तो हम भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, इसका जो डीएनए है ऐसे खुले में पाया जाता है, मतलब जीव द्रव्य में ऐसे ही कहीं पड़ा रहता है। इसमें एक सेलुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी झिल्ली युक्त कोशिका नहीं पाया जाता। ठीक है, ना ही इसमें केंद्रक कला होती है और ना ही इसमें कोई सत्य केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका डीएनए एक आवरण से ढका होता है जिसे हम केंद्रक कला बोलते हैं। इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, ढेर सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका हैं। पृथ्वी पर मैंने आपको बताया भी कि पृथ्वी पर जितने भी जीवाणु हैं, ठीक है, जितने भी नीले हरे शैवाल हैं, उन सब में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसलिए इन्हें किस जगत में रखा गया है? मोनेरा जगत में। ठीक, तो मोनेरा जगत में जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है, मोनेरा जगत में किन्हें रखा गया? जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उन सबको किस जगत में रखा गया? मोनेरा जगत में। ठीक है, हमारा सबसे पहला जगत भी यही है। तो जितने भी हमारे जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जैसे हमारे जितने भी जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल हैं, उन सबको किस जगत में रखा गया? मोनेरा जगत में। ठीक, केंद्रक कला की उपस्थिति, जो हमारी केंद्रक कला है, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। ये हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की परिभाषा एक तरह से आप कह लें। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो केंद्रक कला की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो हमारी कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। इसे हम लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें लिखेंगे केंद्रक कला की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला पाई जाती है। तो केंद्रक कला की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवाणु नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, इसलिए इन्हें जगत मोनेरा में रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया
कि हमारी कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग नहीं पाए जाते, केंद्रक कला नहीं पाया जाता, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला होती है, ठीक है। इसमें एक वास्तविक केंद्रक भी होता है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं, ठीक। अब आर.एच. विटेकर ने जो दूसरा लक्षण लिया हम उसको देखते हैं, ठीक है। आपको पहला लक्षण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो उन्होंने दूसरा लक्षण लिया, ठीक है, दूसरा लक्षण लिया उन्होंने शरीर की संरचना, शरीर की संरचना, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, कोशिका की संरचना, ठीक है, मतलब सेल स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे उन्होंने दूसरा जो लक्षण लिया वो क्या था, बॉडी स्ट्रक्चर, कि उनका शरीर किस प्रकार का है, ठीक है। दूसरा उन्होंने जो लक्षण लिया था वो क्या था, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत से जीव, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं और बहुत से जीव बहुकोशिकीय होते हैं। अगर हम शरीर की संरचना देखें तो कुछ जीव आपको ऐसे मिलेंगे जो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपनी समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, ठीक है। ये ऐसे जीव हैं जो कहते हैं अपनी समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न करते हैं, ठीक। बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि जो शरीर की संरचना, तो जीव एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कोशिका की संख्याओं के आधार पर जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव अपनी समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न करते हैं, जैसे हमारा हो गया अमीबा हो गया, ठीक है। जितने भी जीवाणु हैं, पैरामीशियम है, युगलिना है, ये सारे क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है। जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो अलग अलग जैविक क्रियाओं के लिए उनमें अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे हम मनुष्य हो गए, ठीक है। मतलब जितने भी कहते हैं जो मनुष्य हो गया और भी सारे जीव, वो सब क्या है, मतलब इनको छोड़कर जितने भी जीव हैं सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। अमीबा जीवाणु हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, अमीबा हो गया, इन तरह के जीव को छोड़कर जितने भी जो हमारे बाकी जीव हैं वो सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव की जो संरचना है वो सरल होती है, ठीक है। उसमें एक ही कोशिका में उनका समस्त सारी जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही, तो इनकी कोशिका क्या होती है, सरल होती है, ठीक है। तो लिखेंगे एक कोशिकीय जीव की संरचना सरल होती है, सरल होती है। बहुकोशिकीय जीव की संरचना जटिल होती है, जीव की संरचना जटिल होती है, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर में हमारे 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, दूसरा बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। संख्याओं के आधार पर जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक। अब उन्होंने जो तीसरा लक्षण लिया वो उन्होंने क्या लिया, आर.एच. विटेकर ने जो तीसरा लक्षण लिया, ठीक, उनको उन्होंने लिया पोषण विधि, ठीक है।
कि जीवों में अब किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। उन्होंने जो तीसरा लक्षण लिया, क्या लिया, वो पोषण विधि लिया। ठीक है, तो पोषण विधि के आधार पर, ठीक है, जीव दो प्रकार के होते हैं। पोषण विधि के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं। ठीक है, पोषण विधि के आधार पर जीव दो प्रकार के, स्वपोषी और परपोषी। ठीक है, स्वपोषी जीव वे होते हैं जो अपना भोजन, ठीक है, स्वयं बनाते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, वे जीव या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीव कौन होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, परपोषी जीव जो अपने भोजन के लिए, ठीक है, या ये कह दें जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव जितने भी हमारे पादप हैं, ठीक है, जितने भी पादप हैं वो सब क्या हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। तो स्वपोषी जीव ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जितने भी पादप हैं वो सारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। ठीक है, कुछ पादप, ठीक है, कुछ पादप, अभी मैंने क्या बताया कि जितने भी पादप हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, पर कुछ पादप परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, विषमपोषी होते हैं और कीटभक्षी भी होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पादप हमारे जो विषमपोषी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं और कीटभक्षी भी होते हैं। वे कौन कौन से पादप हैं, ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो है परजीवी। ठीक है, परजीवी, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पैरासाइट, पैरासाइट। ठीक है, ठीक, कुछ पादप क्या होते हैं, कुछ पादप हमारे विषमपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी और कीटभक्षी भी होते हैं। वो कौन कौन से पादप हैं अब हमें उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है परजीवी यानी पैरासाइट। ठीक है, वे पौधे जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। परजीवी हम किसे कहते हैं, ऐसे पौधे, ठीक, यानी ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी। ठीक है, परजीवी ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों से अपने, इसमें लिख लेते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण परजीवी, ठीक है, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट। ठीक है, ऐसे पौधे जो पूरी तरह से दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगर इसमें जिस पौधे पर ये निर्भर हैं, अगर वो पौधा नष्ट हो जाता है तो ये भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये पूर्ण रूप से उस पर निर्भर होते हैं। अगर वो नष्ट हो गया
तो ये भी ख़त्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो पूरी तरह से दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक, मुख्य पौधा के नष्ट होने पर ये भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अमरबेल। ठीक है, जैसे हमारा अमरबेल, तो इसमें लिखेंगे ऐसे पौधे जो पूरी तरह से दूसरे पौधे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। जैसे हमारा अमरबेल। ठीक है, ये आम के पौधे का पूर्ण परजीवी है। ठीक है, अगर आम का पौधा नष्ट हो जाता है तो ये भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो पूरी तरह से दूसरे पौधे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जैसे हमारा अमरबेल। अगर आम का पौधा नष्ट हो जाता है तो अमरबेल भी नष्ट हो जाते हैं। ये पूरी तरह से भोजन के लिए आम के पौधे पर निर्भर होते हैं। यह आम के पौधे का परजीवी है। ठीक है, पूर्ण परजीवी है। ठीक, दूसरा हमारा आता है अपूर्ण परजीवी। दूसरा हमारा है अपूर्ण परजीवी। अपूर्ण परजीवी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव। ठीक, ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जो पूरी तरह से दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, ये केवल खनिज लवण, जल आदि के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अगर पोषी पौधा यानी अगर मेन पौधा जिस पर ये निर्भर हैं, अगर वो नष्ट हो जाता है तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरे किसी मृत पोषी या दूसरे पौधों पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें सिर्फ खनिज लवण और जल के लिए निर्भर होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें अपूर्ण परजीवी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे पौधे पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होते, सिर्फ उनसे खनिज लवण और जल लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अगर उनका जो पोषी पौधा है वो नष्ट भी हो जाता है तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दूसरे मृत पोषी से अपना खनिज लवण और जल लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें लिखेंगे ऐसे पौधे जो पूरी तरह से दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, ये खनिज लवण, जल आदि के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
इसलिए इन्हें अपूर्ण परजीवी कहते हैं। अगर पोषी पौधा नष्ट भी हो जाता है, जिस पर ये निर्भर है, अगर वो नष्ट भी हो जाता है तो ये मृत पोषी पदार्थों से, चीज़ों से अपना कहते हैं खनिज, लवण और जल प्राप्त करने लगते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, जैसे हमारा विस्कम, इसका उदाहरण है विस्कम, जैसे विस्कम। ठीक, तो परजीवी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण परजीवी होता है, दूसरा अपूर्ण परजीवी होता है। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे। ठीक है, नहीं दूसरी क्या है हमारी मेन हेडिंग, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जिसे हम लोग बोलते हैं सैप्रोसाइट, सैप्रोसाइट। ठीक है, मृतोपजीवी ऐसे जीव जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कवक हो गया, जीवाणु हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, ऐसे जीव हैं जो मृतोपजीवी से, जो सड़े गले पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे ऐसे जीव जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा कवक हो गया, जीवाणु हो गए, कवक, जीवाणु। ठीक है, क्लियर। मृतोपजीवी हम किसे कहते हैं, जो मृत, ठीक है, सड़े गले पदार्थ, जो मृत हैं उनसे, जो सड़े गले पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा सहजीवी। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक हम किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो एक साथ, मतलब साथ साथ रहते हैं और अपना जीवन साथ में व्यतीत करते हैं। दो ऐसे जीव जो एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। इसका आपका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन में आपका कवक, इसमें लिख लेंगे दो ऐसे जीव जो एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा लाइकेन, ठीक है, इसमें दो जीव कौन से होते हैं, एक होता है कवक और दूसरा हमारा होता है शैवाल। ठीक है, लाइकेन में दो जीव, ठीक है, इनका जो सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, लाइकेन में कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। कवक परपोषी होता है और शैवाल स्वपोषी होता है। ये परपोषी होता है और शैवाल स्वपोषी होता है। ठीक है, कवक खनिज, लवण, जल को अवशोषण करके शैवाल को देता है और शैवाल, ठीक है, इससे क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। ठीक, तो दोनों एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी को हम सहजीवी कहते हैं। ठीक है, एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब एक साथ दोनों की, मतलब एक दूसरे की मदद करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी को हम सहजीवी कहते हैं। ठीक है, कवक क्या करता है, वो खनिज, लवण, जल का अवशोषण करता है और शैवाल को देता है और शैवाल इससे क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। ठीक, चौथा है हमारा कीटभक्षी। इंसेक्ट बोरस।
इंसेक्टिवोरस इंसेक्टिवोरस। ठीक, ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं। ठीक है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो कीट को पूरी तरह से खा लेते हैं। ठीक, ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं, और ये पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में वृद्धि है उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कि अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन किस लिए आवश्यक होता है? शरीर की वृद्धि के लिए। तो इसके लिए ये पौधे कीटों को खाते हैं और उनके शरीर से नाइट्रोजन को चूस कर उन्हें फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उन्हें खाते हैं और उनके शरीर में जितना भी नाइट्रोजन होता है उसको चूसते हैं और उन्हें फिर बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार वो अपने शरीर की नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं, कीटों को खाते हैं, कीटभक्षी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे ऐसे स्थानों पर ऐसे पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ती है? शरीर की वृद्धि के लिए। ठीक है, तो ये कीटों को खाते हैं और उनके शरीर से समस्त नाइट्रोजन को चूसकर उन्हें फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो उन्हें कीटों से क्या करते हैं? उनसे ही सिर्फ नाइट्रोजन लेते हैं, उनसे अपना भोजन नहीं प्राप्त करते। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की बहुत ही कमी होती है। ठीक, तो उन कीटों से ये क्या करते हैं? सिर्फ नाइट्रोजन को लेते हैं पर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जैसे वीनस, इसका उदाहरण है जैसे वीनस, फ्लाई ट्रैप, आदि। ठीक है, तो ये कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं? वो जीवों को पहले खाते हैं और उनसे सारा नाइट्रोजन चूस कर, ठीक है, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ये उन कीटों से भोजन को नहीं, मतलब भोजन नहीं बनाते, उनसे वो अपना भोजन नहीं प्राप्त करते, सिर्फ क्या करते हैं? नाइट्रोजन के लिए उन कीटों का भक्षण करते हैं और नाइट्रोजन चूसने के बाद उन्हें फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इन पौधों में कुछ ऐसे प्रकार की संरचना पाई जाती है जिससे क्या है, ये कीट इसी में आकर फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये कीटभक्षी पौधे हुए। तो ये हमारा पादप, ये स्वपोषी थे। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, कुछ पादप मृतोप, ठीक, सहजीवी भी होते हैं, कीटभक्षी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ठीक है, इसके आगे की और लक्षण को देखने के लिए, ठीक है, जिन्हें आर.एच. विटेकर ने आधार बनाकर 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी। ठीक है, आज हमने 3 लक्षणों के बारे में पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कोशिका संरचना। ठीक, कोश की संरचना हमारी कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है। शरीर की संरचना के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, और पोषण विधि, ठीक है, ये 3 लक्षण आज हमने देखे। अभी पोषण विधि में आपका बचा हुआ है, ठीक, ये तो हमने अभी स्वपोषी सिर्फ पादप के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी जंतु, जो हमारे परपोषी कौन होते हैं? जंतु होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तब तक बाय बाय।